संतोष एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो आम बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था, पर उसका कुछ दिनों से आम का धंधा बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था। इसकी वजह से उसके परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन की बात है, संतोष अपनी ठेली पर आम बेच रहा था। इतनी देर हो गई और अभी तक एक भी आदमी आम खरीदने नहीं आया। तभी एक आदमी उसकी दुकान पर आता है और संतोष कहता है, चलो कोई तो आ रहा है। भैया आम का क्या भाव दिया? जी 100 रुपए किलो है, आप 80 रुपए दे देना। अरे नहीं भैया, बहुत महंगे आम दे रहे हो तुम। इतने भाव में तो बहुत बढ़िया और अच्छे आम आ जाते हैं, जितना रेट तुम लगा रहे हो। अरे भाई साहब, ये आम मुझे मंडी से ही 70 रुपए के पड़े हैं और फिर वहाँ से लाने में किराया। अब आप ही बताइए, इसमें मुझे बड़ी ही मुश्किल से 10 रुपए ही बच पाते हैं। ले जाइए ना, बहुत बढ़िया आम है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आम। फिर वो आदमी वहाँ से बिना आम लिए ही चला जाता है। सुबह से एक आदमी आया था और वो भी बिना आम लिए ही चला गया। हे भगवान, कितने दिन हो गए हैं और कुछ भी कमाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में घर का खर्चा, बच्चों के स्कूल के फीस सब तो है। अब इतने कम दामों में मैं आम कैसे दे दूं? तभी इतने में एक और आदमी संतोष की दुकान पर आता है। अरे भाई, ये आम का रेट क्या दिया है? 80 रुपए किलो दिया है भाई साहब। देखिए कितना बढ़िया और ताज़ा आम है। अरे भाई, तुम आम के रेट कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। इतने महंगे आम तो बड़ी बड़ी दुकानों पर भी नहीं मिलते जितना तुम रेट दे रहे हो। 50 रुपए दूंगा, बोलो देना है तो बताओ। अरे भाई साहब, आप आम तो देखिए, कितना बढ़िया आम है और 50 रुपए में आम कहाँ मिलता है? फिर वो आदमी भी आम लिए बिना ही जाने लगता है। तभी संतोष अपने मन ही मन सोचने लगता है, ये आदमी भी बिना आम लिए ही जा रहा है। ऐसा करता हूँ, इसे इतने में ही दे देता हूँ, नहीं तो ये आम पड़े पड़े ही खराब हो जाएंगे। अब इससे कुछ पैसे तो आएंगे। अच्छा, ले जाओ भाई। संतोष को सुबह से शाम हो जाती है, पर आज भी उसकी कोई कमाई नहीं होती। वो अपना ठेला लेकर वापस घर की तरफ निकल पड़ता है और घर जाते ही उसकी पत्नी रजनी उससे कहती है, आज भी आप ऐसे ही ऐसे आम वापस ले आए। लगता है आज भी आपकी कुछ खास कमाई नहीं हुई। कहाँ रजनी, जो भी आम खरीदने आता है वो कम दाम में ही लेना चाहता है। सभी को कम दाम में आम चाहिए। अब तुम ही बताओ, मैं इतने कम दामों पे आम कैसे दे दूं? आप परेशान मत होइए, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। क्या पता कल आपकी कुछ अच्छी कमाई हो जाए। तभी रजनी संतोष से कहती है, सुनो जी, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। बच्चों की टीचर ने कहा है कि स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और घर का राशन भी खत्म हो रहा है। ये सुनकर संतोष और भी ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है और मन ही मन बोल रहा होता है, बच्चों की फीस जमा करनी है, घर में राशन नहीं है और मकान मालिक को किराया भी देना है, सब कहाँ से होगा? आप परेशान मत होइए, भगवान जरूर कुछ न कुछ करेगा। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर रजनी किचन में जाकर आम से कुछ बनाने लगती है और जब वो बन जाता है तो वो संतोष और बच्चों को पीने के लिए देती है। ये लीजिए। जैसे ही संतोष वो पीता है, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, ये तुमने कैसे बनाया? बस आम को छीलकर उसे पीस दिया, फिर उसमें थोड़ी चीनी और दूध मिलाकर उसमें बर्फ डाल दी और बन गया आमरस। तभी उसके बच्चे रीना और मुकेश भी आमरस पीकर कहते हैं, मम्मी, ये आमरस तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। आप ना हर रोज आमरस बनाया करो। हाँ मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छा और मजेदार है, पीकर मजा ही आ गया। अब घर में इतने सारे आम रखे हैं, वो पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, तो मैंने सोचा आम से कुछ बनाया ही जाए, इसीलिए मैंने आमरस बना दिया। फिर सभी लोग उस दिन आमरस पीकर ही सो जाते हैं। और फिर एक दिन संतोष अपने आम का ठेला लेकर जा ही रहा था कि तभी उसका मकान मालिक आ जाता है। संतोष, इतने दिन हो गए हैं और अभी तक तूने मकान का किराया नहीं दिया है। मालिक, बात ही कुछ ऐसी है, कुछ दिनों से काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और कोई कमाई भी नहीं हो पा रही है। बस इसलिए किराया देने में थोड़ी मुश्किल हो रही है और थोड़ी देर हो रही है। बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कैसे भी करके मेरा किराया चाहिए। अभी तो मैं जा रहा हूँ, एक हफ्ता बाद फिर आऊँगा। ये कहकर मकान मालिक चला जाता है। संतोष और उसकी पत्नी रजनी दोनों ही बेहद परेशान हो जाते हैं। अब क्या होगा जी, मकान मालिक अगले हफ्ते फिर किराया मांगने आएगा, तब हम कहाँ से पैसे लेकर आएंगे और उसे देंगे? वो किराए के मामले में बहुत सख्त है, अगर उसे समय पर किराया नहीं मिला तो वो हमसे घर खाली करवा लेगा और ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। अगर अगले हफ्ते ही मकान मालिक को मकान का किराया नहीं दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि वो हमें घर खाली करने को कह दे।
संतोष की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके घर में खाना खाने तक के पैसे नहीं थे और ऊपर से घर का किराया और बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी थी। ये सब सोचकर संतोष और उसकी पत्नी परेशान हो रहे थे। तभी संतोष की पत्नी रजनी कहती है, सुनो जी, अब क्या होगा? हम इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? हम के काम में भी कुछ कमाई नहीं हो रही है। मन तो करता है कि इसे बंद ही कर दूं, पर फिर करूँगा क्या? सोचता हूँ क्या करूँगा। तुम सब अकेले कैसे करोगे? तुम्हें तो पता है ना, हमारा मकान मालिक किराए के मामले में कितना सख्त है। उसने एक हफ्ता बोला है तो उसी दिन किराया मांगने आ जाएगा। फिर आप पैसे कहाँ से लाकर दोगे? रोज रोज बच्चों को भी झूठ नहीं बोल सकते। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं साफ सफाई का काम ही कर लूँ। मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ करता हूँ। देखो, आज शायद आम बेचकर कुछ कमा ही हो जाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर संतोष अपना आम का ठेला लेकर बेचने चला जाता है और जाकर आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया आम। तभी उसकी दुकान पर कुछ लोग आते हैं। वो आम लिए बिना ही चले जाते हैं और उसे सारा दिन हो जाता है और उसकी बिल्कुल कमाई नहीं होती। फिर वो अपना ठेला लेकर वापस चला जाता है। लगता है आज भी आपके आम किसी ने नहीं खरीदे। संतोष कुछ नहीं बोलता। तभी उसकी पत्नी सभी को पीने के लिए आम रस बनाकर देती है और जब सभी आम रस पीते हैं, वाह, पीकर तो मजा ही आ गया। वाकई में इसका स्वाद लाजवाब और बढ़िया है। मम्मी, आप आम रस बहुत बढ़िया बनाती हो। हाँ मम्मी, आम रस बहुत अच्छा है। सभी रजनी के बनाए हुए आम रस की तारीफ कर रहे थे। तभी रजनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। हमारे पास इतने सारे आम रखे हैं और वो सब बड़े बड़े खराब हो जाएंगे। मैं सोच रही थी क्यों ना हम आम रस बनाकर बेचें। क्या पता हमारा बनाया हुआ आम रस सबको पसंद ही आ जाए। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। तुम सही कह रही हो। कल से मैं आम रस बना बना कर बेचा करूँगा। और मेरा तो आम रस से ही पेट भर गया। अब मैं रात में थोड़ा ही कहाँ खाऊंगा। फिर जैसे ही रात होती है, सभी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और फिर अगले दिन संतोष और रजनी जल्दी उठ जाते हैं और आमरस बनाने की तैयारियां करने लगते हैं। और जब आमरस बनकर तैयार हो जाता है तो संतोष उसे ठेले पर रखकर बेचने चला जाता है। आमरस, ठंडा ठंडा आमरस। शुरू में तो उसके ठेले पर आमरस पीने कोई नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होने लगती है, उसके ठेले पर एक आदमी आमरस पीने के लिए आता है। भैया, एक गिलास आमरस तो पिलाना। जी, अभी बना कर देता हूँ। और जैसे ही वो आदमी आमरस पीता है, वाह, क्या आमरस है। पीकर तो मजा ही आ गया। भैया, तुम्हारा आमरस तो बहुत बढ़िया है और स्वादिष्ट भी। धन्यवाद भाई साहब। उस आदमी को आमरस बहुत पसंद आता है। फिर वो उसे पैसे देकर चला जाता है। फिर जैसे जैसे दोपहर होने लगती है, संतोष की ठेली पर आमरस पीने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। और जब सभी लोग उसका आमरस पीते हैं, आमरस वाकई में बड़ा ही स्वादिष्ट है। मैंने तो ऐसा आमरस पहले कभी नहीं पिया। पीकर तो मजा ही आ गया भैया। सभी लोग आमरस पीने के बाद उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते और उसकी खूब तारीफ करते हैं। संतोष का आमरस कुछ ही देर में खत्म हो जाता है, जिससे संतोष बड़ा खुश होता है। आज तो मेरी अच्छी कमाई हो गई और मेरा सारा आमरस भी खत्म हो गया। अब मैं जल्दी से घर जाकर रजनी को आज की कमाई देता हूँ, तो वो कितना खुश होगी। फिर संतोष खुशी खुशी घर जाता है और फिर रजनी को उसके हाथ में उसकी आज की कमाई देता है, तो वो भी बहुत खुश होती है। अरे, लगता है आज आपकी कमाई बहुत अच्छी हुई है। हाँ, आज मेरी खूब अच्छी कमाई हुई है और सारा आमरस भी बिक गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम मकान मालिक का किराया भी दे पाएंगे और बच्चों की स्कूल की फीस भी भर पाएंगे। फिर संतोष इसी तरह आमरस बेचता और खूब अच्छे पैसे कमाता और फिर उसके घर के हालत भी सुधर जाते हैं। और फिर कुछ ही दिनों में वो एक बड़ी सी दुकान खोल लेता है और जल्दी से अमीर हो जाता है। और फिर वो और उसका परिवार आराम से रहने लगते हैं। धौलापुर गांव में हीरा अपनी मां लता के साथ रहा करता था। हीरा के पिता का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था और हीरा के पिता के जाने के बाद से लता अक्सर बीमार रहा करती। वहीं हीरा के घर में उसकी छोटी बहन सीमा भी रहा करती थी, जो कि हीरा की मौसी की बेटी थी। हीरा की मां लता अपनी बहन के देहांत के बाद सीमा की परवरिश का जिम्मा लेती है और उसे निभा भी रही थी। लेकिन हीरा को सीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हर वक्त सीमा को सुनाता ही रहता था। तुझे मैंने कहा एक गिलास पानी देने को, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अरे, देख नहीं रहा है, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से खाना बना रही है। तू इतना बड़ा होकर हर वक्त उस नन्हे बच्चे के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है? 17 साल की हो चुकी है। अरे, आपको ये बच्ची लगती है? जब ये जुबान चलाती है तब तो आप इसे कुछ नहीं कहते। मैंने इससे पानी क्या मांग लिया, आपको बहुत दिक्कत हो रही है।
और तू तो 24 का हो गया है मुस्टंडे। बुढ़ापे का असर हो रहा है क्या तुझ पर? सीमा अब बजी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तेरी वजह से ही माँ मुझे सुना रही है, और अब तो मैंने सुन भी लिया इतना। चल पानी लेकर आ। सीमा बेटा, दे दे इस नालायक को पानी, काम चोर कहीं का। अरे पूरे दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। वो तो मुझे पेंशन ना मिल रही होती तो ऐसे जैसे बेटे के होते हुए भूखे मरने की नौबत आ जाती, या सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांग रही होती ये लता। माँ आप भी कभी दिल दुखाने वाली बात करते हो। जब मुझ पर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो मैं खुद ही काम करने निकलूंगा। हाँ ये तो है, और तेरे बाप के मरने के बाद भी तुझ पर जिम्मेदारी नहीं आई है। और तू बात करता है जिम्मेदारी निभाने की। माँ खाना बन गया है, आपके और हीरा भैया के लिए खाना लगा दूं? पूछ क्या रही है? एक तो 2 घंटे बाद तेरा खाना बना है, और पूछ तो ऐसे रही है जैसे मैं खाना खाने से ही मना कर दूंगा। हाँ इसके लिए निकाल दे, और तू भी खा ले, मैं खुद ही खा लूंगी। बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा आराम फरमा लूं मैं। सीमा अब हीरा को खाना देने के बाद खुद भी खाना खाने बैठ जाती है। इधर हीरा खाना खाने के बाद बाहर चला जाता है, और लता खाट पर लेटी हुई सीमा से बोल रही होती है। अरे तुझे भगवान ने मेरी बेटी बनाकर भेजा है, तू बहुत होशियार है सीमा, लेकिन मुझे हीरा से डर लगता है। वो बहुत बदतमीजी से बातें करता है तुझसे। कोई बात नहीं माँ, मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हीरा भैया की बातों का तो बिल्कुल नहीं, वो तो बस अपने बुरे दोस्तों के साथ रहकर ऐसे हो गए हैं। वो कालिया है ना, वो मोटा, वो भी अपनी बहन को ऐसे ही परेशान करता है। अरे हाँ, वो कालिया तो बड़ा बदमाश है, और अब तो चोरी चकारी भी करने लगा है। सुना है परसों ही पप्पू की साइकिल पर हाथ साफ किया है उसने। ये सब छोड़ो ना माँ, आप खाना खा लो। हाँ अब तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ला दे दे। मेरा शरीर तो अब पूरी तरह से गिर चुका है, मुझे तो अपने शरीर में जान ही नहीं लगती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस कुछ ही दिनों में मैं निपट जाऊंगी, लेकिन मेरे बाद तू कैसे रहेगी इस राक्षस के साथ मेरी बच्ची? भगवान के लिए आप ऐसी बातें मत बोलो। मेरी अपनी माँ तो मुझे कब की छोड़ के जा चुकी है, अब आपके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ? अरे तू बहुत बहादुर है मेरी छोटी शेरनी, और बहादुर लोग रोते नहीं हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। लता की तबीयत दिन ब दिन ठीक होने की जगह खराब होती जा रही थी। लता की तबीयत में कोई सुधार न देखते हुए एक रोज लता अपने बेटे हीरा से कहती है, हीरा मुझे तुझसे कुछ कहना है बेटा, मेरी बात बहुत गंभीर है। अभी सीमा भी घर में नहीं है तो तू इस बात को समझ और मेरी बात को कान खोल कर सुन ले। हाँ बोलो ना, क्या बात है माँ? आप परेशान क्यों हो? सीमा ने कुछ किया है क्या? सीमा ने कुछ किया तो नहीं, मेरी वजह से परेशान हो आप? नहीं नहीं हीरा, मुझे लगता नहीं अब मैं ज्यादा समय और जी पाऊंगी। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, और तू भी ये जानता है कि तेरे पिता के जाने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल और हिम्मत से इस घर को जोड़ा है, तो तू भी अपना और सीमा का ख्याल रखना। माँ अच्छी बातें नहीं कर सकती आप, क्यों ऐसी बातें बोलकर मेरा दिल बैठा रही हो? ये सच है, अब मैं ज्यादा समय तक जी नहीं पाऊंगी, लेकिन तुझ पर मेरे मरने के बाद सीमा की जिम्मेदारी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तू ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा। माँ आप ऐसे तो मत बोलो। माँ आप चुप क्यों हो गई? माँ आप कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ माँ। ये सब सीमा दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी, लेकिन जैसे ही हीरा रोने लगता है वैसे ही सीमा भी घर के अंदर आती है और लता को उठाने लगती है। माँ नहीं, माँ नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पहले तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब आप मत जाओ। माँ उठो ना माँ। नहीं सीमा, अब माँ नहीं उठेगी। हीरा को अपनी माँ के चले जाने के बाद गहरा सदमा लगता है। वो कई दिनों तक तो घर से निकलता ही नहीं, लेकिन एक रोज हीरा खाट पर लेटा हुआ अपनी माँ की आखिरी बातों को याद कर रहा था। माँ के आखिरी शब्द ये थे कि सीमा का ध्यान रखना, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्यों? हीरा खुद से ये बोल रहा था कि तभी सीमा हीरा के लिए खाना लेकर आती है।
और हीरा सीमा को देखकर गुस्से में आ जाता है और खाने की प्लेट को दूर फेंककर सीमा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर करते हुए कहता है, तुम्हारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है, समझी ना। तेरी वजह से ही माँ मुझे कभी प्यार नहीं कर पाई और माँ को बस तेरी ही चिंता थी और माँ बस तेरी ही चिंता करती रही। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, कहीं भी जा। मैं कहाँ जाऊंगी भैया, मेरे बारे में एक बार तो सोचिए। मुझे नहीं रखना तुझे अपने घर में, तू कहीं भी जा। इतना कहने के बाद ही हीरा अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और सीमा भी उदास होकर वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। सीमा भूखी थी और उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और उसे पास ही एक ढाबा दिखता है जहाँ सीमा पहुँचती है। काकी, मुझे खाने के लिए खाना मिल सकता है क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। और ढाबा देखा नहीं कि खाना मांगने चली आई? कौन है, कहाँ से आई है? मेरी माँ का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका है और उसके बाद मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनका कहना है कि मेरी ही तो वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। अच्छा चल अंदर बैठ, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। इतना कहने के बाद वो औरत सीमा को खाना देती है और सीमा भी भूखी थी तो वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। तभी वो औरत सीमा के पास बैठती है और सीमा से कहती है, अरे आराम से खा, और चाहिए हो तो और दे दूंगी। पहले ये बता, अकेली लड़की है तो घर से क्यों निकली? और अगर आई भी तो किसी पर भरोसा करना सही नहीं। अब कहाँ जाएगी, कुछ सोचा है तूने? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। अरे देख बेटी, अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है तो तू इस ढाबे पर काम कर ले। बोल, मंजूर है? हाँ, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मैं सारे काम कर लूंगी। सीमा को हर तरह का खाना बनाना आता था और सीमा दाल पकवान बहुत अच्छी बनाती थी। अब अगले ही दिन सीमा दाल पकवान बनाती है और उसकी डिश लोगों को खूब पसंद आती है। अरे ये जो तूने बनाया है आज, ग्राहकों ने मेरे को तारीफ की है। वैसे तू बड़े काम की लड़की है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। वो भी तेरी ही तरह थी, लेकिन एक हादसे में मुझसे छिन गई वो। लेकिन कल से जब तू यहाँ आई है ऐसा लग रहा है मेरी बेटी वापस आ गई। आपने इतनी बड़ी बात बोली, मुझे अच्छा लगा। आज से तो यहीं रहेगी और अपने हाथों से मैं तेरा कन्यादान भी करूंगी। लेकिन मैं आपको ये दाल पकवान बनाना जरूर सिखा जाऊंगी। आज तो सच में दाल पकवान इतनी अच्छी बिकी है कि कल से हमारा ढाबा सिर्फ दाल पकवान के लिए ही जाना जाएगा। हाँ, ये तो है। वैसे ये दाल पकवान तुझे बनाने सिखाए किसने? मेरी प्यारी माँ ने, उन्हें दाल पकवान बहुत पसंद था। अरे चल, ज्यादा भावुक मत हो और मुझे भी ज्यादा भावनाओं में बहका मत। तुझे देखकर मुझे खुशी हो रही है। सीमा को उसकी माँ के देहांत के बाद घर से उसका भाई हीरा निकाल तो देता है, लेकिन सीमा को भी भगवान का सहारा मिलता है और वो एक ऐसी जगह पर जा पहुँचती है जहाँ उसे अपनापन देने वाली एक माँ का प्यार मिलता है। अब सीमा उस औरत के साथ उस ढाबे पर दाल पकवान बनाकर बेचा करती और वहीं उसका भाई अब अपने दोस्तों के साथ बिगड़ता चला जाता है और एक दिन उसके भूखे मरने की नौबत भी आ जाती है।